तो भारतीय संविधान या फिर भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था जो है उसका पहला टॉपिक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस कि किस हिसाब से हमें पढ़ना है, कैसे वहां पे हम स्टडी करनी है। तो राज्य व्यवस्था या फिर संविधान जो है, संविधान का पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार, आखिर वो बेस क्या थे संविधान को बनाने के लिए, इतिहास में वो आधार क्या है कि भारत का संविधान क्या हुआ, तैयार हुआ। तो ये हमें देखना है ऐतिहासिक आधार, जिन्हें हमने डिस्कस किया था। 1773 का एक्ट आएगा, 1781 का एक्ट आएगा, 1784 का फिट्स आएगा, या फिर 1813 का चार्टर आएगा, आदि अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आदि आएंगे। ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये कि कैसे धीरे धीरे क्रमिक रूप से, या फिर हम कहें कैसे धीरे धीरे भारत लगातार भारत का संविधान क्या होता गया, तैयार होता चला गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1935 में कैसे ऐसे इतने प्रावधान कर दिए गए कि यहीं से उठा के लगभग 60 से 70% हिस्सा कहां पर पहुंच गया, भारत के संविधान में चला गया, या फिर हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान को उठा लिया गया है, जैसे कि बहुत सारे प्रावधान है जो कहां से लिए गए हैं, अन्य देशों से लिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, कहां से, यूएसए से। जैसे कि अगर हम कहें कि आपात उपबंध जो है वो कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से। जैसे कि हम कहें फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये कहां से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। जैसे कि हम कहें संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, यूके से, या फिर हम कहें ब्रिटेन से। जैसे कि हम कहें डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आलोचक जो है वो कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कैसे एक उधार का संविधान है। हमने क्या है, उधार लिया है, किन से, इन देशों से, अन्य देशों से क्या लिया है, उधार। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों में से बहुत सारे प्रावधान तो गांधी जी ने सुनाए, या फिर गांधी जी आंदोलन के साथ साथ बताते चले गए कि ऐसा होना चाहिए। जैसे पंचायतों की बात उन्होंने की, पंचायतों की बात उन्होंने की, शिक्षा में देसी भाषा की बात उन्होंने की। ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब यहाँ पर कहां से है, भारत की, ये कह सकते हैं कि चर्चा यहाँ पर होने लगी थी, और चर्चा के आधार पर क्या हुआ, यहाँ पर बना। ऐतिहासिक आधार जो है, ऐतिहासिक आधार में सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर हम कहें कि एक ऐसा अधिनियम जिसने क्या कर दिया, भारत में अंग्रेजी जो कर्मचारी थे, अंग्रेजी शासन थे, उनको कैसा करना, रेगुलेट करना शुरू कर दिया। और यह भारत में पहला क्या था, लिखित संविधान था, लिखित प्रावधान यहाँ पर था। तो हम देखते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष का अधिकार दिया था कि वो क्या करेंगे, भारत में व्यापार, या फिर पूर्व में व्यापार करेंगे। पूर्व मतलब यूरोप, यहाँ पर यूरोप से जो कंपनियां आई वो पूर्व की दिशा की ओर आई, इसलिए वो कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए यहाँ अफ्रीका के नीचे चक्कर लगाते हुए भारत में आई। तो क्या कहा गया कि ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर है, पूर्व की ओर कहा जा रही है, व्यापार करने के लिए जा रही है इंडोनेशिया वगैरह में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष की लीज किसने दी, एलिजाबेथ ने कहा कि अब वहां पर व्यापार करेंगे। इसके बाद समय के साथ साथ इसको बढ़ाते चले गए। और क्या हुआ, 1760 में हुई औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु होने से जो भारत की राजनीति थी, यह राजनीति खंड खंड हुई, या फिर कहें कि जो अकबर ने जिन राजपूत राजाओं को या जिन अन्य राजाओं को अपने साथ लिया था, वो राजा टूटने लगे। वो राजा औरंगजेब के समय तक आते आते कैसे हो गए, वो बिखरने लगे थे, और खुद का शासन अलग अलग से खुद का राज्य बनाने का प्रयास करने लगे थे। तो पहले जो मुगल काल में भारत ऐसा दिखाई देता था, या कहें हम कि एक संगठित था कि हर पूरे क्षेत्र में मुगल की क्या थी, सत्ता थी। अब वो क्या हुई, धीरे धीरे टूटने यहाँ पर लगी। इस समय बंगाल जो कि नवाबों के संरक्षण में फला फूला, या फिर हम कहें नवाबों के संरक्षण में बंगाल में ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई जिससे यहाँ पर व्यापार क्या होगा, व्यापार फला फूला, और जहां पर व्यापार ज्यादा होगा वहां पर क्या होगी, आबादी।
तो ये क्या होगा, नगरीय स्थिति यहाँ पर दिखने लगी और फिर व्यापार से क्या हुआ, बंगाल समृद्ध यहाँ पर हुआ। बंगाल कहा जा रहा है कि उस समय कई क्या नाम यूरोपीय देशों के बड़े बड़े शहरों को मात यहाँ पर देता था। बंगाल से ही व्यापार होता था समुद्र के रास्ते से। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके बाद सारे क्षेत्र क्या हुआ, स्वतंत्र होना शुरू हुए। 1757 में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, यह युद्ध हुआ भारत के जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच में, उनके और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव उनके बीच में। तो इस युद्ध में क्या हुआ, पलासी का जो युद्ध था, इस युद्ध में पलासी का युद्ध ये हुआ 1757 को, 23 जून 1757 को ये युद्ध यहाँ पर हुआ। तो इस युद्ध में एक तरफ तो थे बंगाल का नवाब और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया और बंगाल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, नवाब के पद पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और अपना एक व्यक्ति जिसका नाम था मीर जाफर, जो उसके प्रति वफादार था, उसको बना दिया गया बंगाल का नवाब। अब 1757 से लेके 1764 के बीच में कंपनी ने क्या कर दिया, बंगाल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और मीर जाफर इतना परेशान हो गया कि उसने क्या कर दिया, अपना पद त्याग दिया। कंपनी कहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी या कर्मचारी कहते थे कि मीर जाफर एक ऐसी बोली है या फिर एक ऐसा उपक्रम है जहां से हम क्या कर सकते हैं, पैसे की आवश्यकता होगी वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। धीरे धीरे बंगाल क्या था, वो चला गया, बंगाल का सारा धन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास पहुंचने लगा। 1757 के बाद में ही मीर जाफर ने अपनी गद्दी त्याग दी और उसने मीर कासिम को गद्दी सौंपी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी चेंज कर दी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, इस युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी ने ल्यूक स्क्रॉप्टन को बंगाल के नवाब जो थे उनके दरबार में नियुक्त कर दिया। इसका काम यह था कि वह देखे बंगाल का नवाब कहीं किसी के साथ गठबंधन करके अंग्रेजी शासन को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। 1764 में मीर कासिम और कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। 14 जनवरी को ये हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1764 में ये हुआ था। बक्सर के युद्ध में एक तरफ मीर कासिम, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था हेक्टर मुनरो और पलासी के युद्ध के समय यहाँ पर कंपनी का जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये था। तो हेक्टर मुनरो और कासिम के बीच में युद्ध हुआ। मीर कासिम की तरफ से या मीर कासिम के साथ इस समय भारत के कुछ और राजा जुड़ गए थे, जैसे कि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, सिराज-उद-दौला बंगाल का, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। इसके बाद मुगल शासक जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, ये भी इसके साथ थे। तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इन तीनों की हुई हार। जब इन तीनों की हार हुई तो बंगाल के बाद दिल्ली के बाद अवध, इन क्षेत्र पर क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार यहाँ पर हो गया, या फिर हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या होगी, प्रमुख हो गई। और 1764 में ही कहते हैं कि बक्सर के युद्ध में ही वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया, भारत का या भारत की कुंजी वहां पर प्राप्त हो गई। तो 1764 से लेके 1772 के बीच में 1764 से लेके 1772 के बीच में कंपनी ने ऐसा शासन चलाया कि इन साल में भारत कैसा होगा, एक गरीब देश बन के, या फिर कह सकते कि बंगाल जो था पूरी तरह से निचोड़ गया, यहाँ पर निचोड़ लिया उसको गया। तो 1764 से 1772 के बीच में यहाँ पर एक शासन चला जिसको कहते हैं द्वैध शासन। इस शासन में ऐसा था कि हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, कोई भी उत्तरदायित्व कंपनी का कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी की हिस्सेदारी वहां पर है। यानी कंपनी धन तो लेगी, टैक्स तो लेगी, लेकिन उत्तरदायित्व इनका नहीं होगा। उत्तरदायित्व किसका होगा,
उत्तरदायित्व होगा जो वहां के लोकल राजा है या वहां के स्थानीय राजा है। जैसे कहें कि फौजदारी जो अधिकार थे वो कंपनी के पास, और जो कह सकते हैं कि हम वित्तीय अधिकार थे टैक्स कर लगाने का, वो भी कंपनी के पास। तो वित्तीय अधिकार से कंपनी कर लगाती थी, और फौजदारी के जो अधिकार थे वो कंपनी नवाबों के माध्यम से या फिर राजाओं के माध्यम से उनको फॉलो कराती थी। जो राजा क्या थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि राजा लोगों के पास पैसा तो आता नहीं था, पैसा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, इनके पास धन था नहीं। तो जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी जबरदस्ती लोगों से क्या करते थे, धन वहां पर लेते थे। और साथ ही साथ जब नवाबों के पास पैसा नहीं आता था तो सैलरी के बंटवारे में भी वहां पर दिक्कत होती थी। तो कंपनी पूरा का पूरा धन लेकर कहाँ जा रही थी, यूरोप में लगातार फिर रही थी। ये जो पैसा यहाँ पर मिल रहा था कंपनी को, ये कंपनी के पास ना जाके कंपनी के कर्मचारियों के पास जाता था। जैसे कि कंपनी के कर्मचारी थे वो खुद का व्यवसाय वहां पर करते थे, अगर यहाँ पर माल का आवागमन करना है तो वो खुद के व्यापार को प्राथमिकता देते थे, जबकि कंपनी के व्यापार को प्राथमिकता नहीं देते थे। धीरे धीरे कंपनी क्या होगी, लॉस में जाने लगी, या कंपनी कैसी होगी, लगातार घाटे में जाने लगी। जब कंपनी लगातार घाटे में गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांगा लोन या ऋण, किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांगा लोन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि आपके जो कर्मचारी हैं वो जब यूके या फिर ब्रिटेन लौट के आते हैं तो धनवान बन के आते हैं, और आपके लोग कंपनी घाटे में। तो इसकी जांच के लिए गुप्त समिति की स्थापना की 1772 में। 1772 में इस समिति ने स्थापना की, इसने रिपोर्ट दी, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अब तक भारत में यह पहला लिखित संविधान था, या फिर हम कहें पहले लिखित ऐसे नियम थे जिन नियम के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाया जाना था, और यहीं से शुरुआत होती है भारत के संविधान की, या फिर संविधान की ऐतिहासिक आधार था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह भारत में प्रथम लिखित था, या फिर हम कहें ऐसा एक्ट था जो पहली बार लिखित यहाँ पर नियम बनाए गए थे, और इन नियम के आधार पर ही क्या था, यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाई जानी थी। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायालय की स्थापना की गई, और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 4 सदस्य यहाँ पर थे, जिनमें से एक था मुख्य न्यायाधीश और 3 थे अन्य न्यायाधीश। जिनमें जो मुख्य न्यायाधीश था इसका नाम था एंजेला इम्पे, एंजेला इम्पे, ये इसका नाम था। 3 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर थे। तो जो न्यायालय था, यह न्यायालय इस अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में क्या करता था, न्याय यहाँ पर करता था। याद रखना, इस सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था, इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। एक और प्रावधान यहाँ पर यह था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उन पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेंगे, उनको व्यापार अगर करना है तो लाइसेंस यहाँ पर लेना होगा, और बिना लाइसेंस के वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग बिना लाइसेंस के या फिर व्यापार जब करते थे तो कंपनी को साइड में रख के अपने हित में व्यापार करते थे और खुद धन कमाते थे, क्योंकि कंपनी क्या थी, लगातार घाटे में जा रही थी। तो दूसरी बात यहाँ पर है कि बिना लाइसेंस के यहाँ पर व्यापार कंपनी के कर्मचारियों को मना कर दिया गया। तीसरा यहाँ पे जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का जो प्रशासक था, उस प्रशासक का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। अब उस प्रशासक को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। इस प्रशासक को, जो एक समय तक फोर्ट विलियम कॉलेज में था, कॉलेज का प्रशासक था, इस प्रशासक को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर ये बना दिया गया। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना, गवर्नर जनरल बना, इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, इसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग्स। तो 3-4 चीजें यहाँ पर निकल कर आई। पहला तो ये कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरी बात यहाँ पर कि बिना लाइसेंस के व्यापार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया है। कंपनी के कर्मचारी जो है बिना लाइसेंस के व्यापार यहाँ पर नहीं करेंगे। और तीसरी बात यहाँ पर कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रशासक था उसको क्या कर दिया गया, उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और पहला जो बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो
तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को क्या हुआ, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके साथ ही जो इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता था, उस कार्यकाल को बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल कितना कर दिया गया, 4 वर्ष इसको कर दिया गया। 1773 में के अधिनियम में या फिर एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में एक एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद 1784 में एक एक्ट आया जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में अगर पूछी जाएगी तो वो ये कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति यहाँ पर की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या की गई, नियुक्ति यहाँ पर की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति यहाँ पर की गई। यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पर की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर बिठाया गया। इसके बाद एक अधिनियम आता है जिसको हम चार्टर अधिनियम कहते हैं। यहाँ से चार्टर अधिनियम की शुरुआत होती है और 1813 में आया चार्टर अधिनियम। अधिनियम 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। अब क्या हुआ कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी ने ब्रिटेन को जीता, कंपनी ने जब भारत के क्षेत्र को जीता और धीरे धीरे धनवान हुई, तो ब्रिटेन में एक माहौल ऐसा बना कि वहां के लोग कहने लगे कि भारत का जो व्यापार है या भारत की जो भूमि है, वहां से लाभ कमाने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, जबकि वहां के ब्रिटेन के अन्य लोगों का भी है, अन्य व्यापारियों का भी है। तो एक बात वहां पर उठने लगी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों वहां पर व्यापार करेगी, कोई अन्य व्यक्ति भी व्यापार वहां पर कर सकता है, वो ब्रिटेन का भी, ब्रिटेन के अन्य व्यक्ति भी व्यापारी वहां पर व्यापार कर सकते हैं। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान लाया गया कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को सीमित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को सीमित करके चीन और चाय तक ला दिया। कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल चीन और चाय का व्यापार करेगी। चीन और चाय, जैसे कि चीन एक देश है, चीन के साथ व्यापार कौन का अधिकार किसके पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और चाय के व्यापार करने का अधिकार किसके पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो चीन और चाय का व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी अन्य जो व्यापार है वो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी लोग वहां पर करेंगे। दूसरा प्रावधान यहाँ पर यह था कि ब्रिटेन के जो धार्मिक लोग थे, जो मिशनरियां थी, वो लगातार यह कह रही थी कि जो भारत की भूमि है, भारत की जो भूमि है वह ईसा मसीह ने हमें इसलिए प्रदान किया कि हम पूरे भारत को ईसाई बना सके, या फिर पूरे भारत में क्या कर सके, ईसाई धर्म का प्रचार कर सके, या फिर पूरे भारत पर ईसाई धर्म को आरोपित कर सके। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि ये माहौल पहले से ही बनता जा रहा था कि भारत, जो भारत है वह भारत भूमि हमें ईसा मसीह की कृपा से प्राप्त हुई है, और वहां के लोगों को हम ईसाई बना देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सब लोग वहां के लोग हो जाएंगे। तो ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर परमिशन दे दी गई। तीसरी बात यहाँ पर कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने एक प्रावधान किया कि भारत की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए बजट में रखे जाएंगे। यानी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था पर हम क्या करेंगे, कुछ धन खर्च करेंगे। एक प्रकार का लॉलीपॉप था, और लॉलीपॉप का मतलब यही था कि शिक्षा पर जो खर्च होना था 1 लाख रुपए, ये पैसा वहां पर खर्च किया जाएगा। आगे विवाद भी हुआ कि जहां से उनको लाभ हो, जिस शिक्षा से उनको लाभ हो, कंपनी को लाभ हो, ब्रिटेन को लाभ हो। तो 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि चीन और चाय के व्यापार कहाँ, कंपनी को दे दिया गया कि कंपनी चीन और चाय का ही व्यापार करेगी और कोई व्यापार कंपनी यहाँ पर नहीं करेगी। इसके साथ ही ये कहा गया कि ईसाई मिशनरियां भी क्या करेंगी, भारत में धर्म का प्रचार कर सकती हैं।
भारत में धर्म का प्रचार कर सकती है। और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात यहाँ पर की गई। इसके साथ ही एक प्रावधान यहाँ पर यह था कि जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, स्थानीय स्वायत्त शासी जो संस्थाएं थी, इनको कर लगाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। कर लगाने का अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं से आशय है ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, ये या फिर हम वर्तमान में कहें तो 73वां 74वां संविधान संशोधन। तो स्थानीय संस्थाएं थी वो क्या कर सकती थी, कर यहाँ पर लगा सकती थी। तो ये 4 चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं। शिक्षा पर व्यय की बात की गई। शिक्षा पर जब व्यय की बात की गई तो यहाँ पर एक विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, ये 1 लाख रुपए किस शिक्षा पर खर्च करेंगे, किस शिक्षा पर हम 1 लाख रुपए का करेंगे, खर्च करेंगे। शिक्षा का यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे 2 रूप निकल कर आए थे। एक था प्राच्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा, और एक था पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा में जो भाषाएं थी वो थी हिंदी, उर्दू, हिब्रू, संस्कृत, अरबी, फारसी। और जबकि पाश्चात्य जो भाषाएं थी शिक्षा की, इन पाश्चात्य शिक्षाओं में आती थी अंग्रेजी, फ्रेंच आदि लैंग्वेज यहाँ पर आती थी। तो यहाँ पर विवाद ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए खर्च होगा वो किस शिक्षा पर खर्च होगा, वो प्राच्य शिक्षा पर खर्च होगा या फिर पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च होगा। ये 2 गुट बन गए। जब ये 2 गुट बने तो यहाँ पर विवाद काफी लंबा चल गया। और यहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार थी या ब्रिटिश थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पर ये 1 लाख रुपए ऐसी जगह खर्च किया जाए जहां से ज्यादा रिटर्न हो, रिटर्न वहां पर ज्यादा हो। अब जो ब्रिटिश थे वो भारत में व्यापार करते थे, उनकी संख्या कम थी, उनको भारतीय भाषाएं आती नहीं थी, ये लैंग्वेज उनकी, उनको लैंग्वेज की जानकारी थी नहीं। और इनको अगर वो सीखते तो समय लगता, उनकी मेहनत वहां पर जाती, तो व्यापार से क्या होता, उनका दिमाग वहां से हटता। तो उन्होंने कहा कि इनको सीखने की बजाय ऐसा काम किया जाए कि इन भारतीयों को ये भाषाएं सिखा दी जाए। यानी उन्होंने स्वयं या खुद प्राच्य भाषाओं को सीखने की अपेक्षा भारत में पाश्चात्य भाषाओं को आरोपित करने का प्रयास किया और भारत में पाश्चात्य भाषाओं का प्रचार करने की बात यहाँ पर की और भारत में पाश्चात्य भाषाओं को लागू करने की बात यहाँ पर की कि इन लोगों को अगर हम अंग्रेजी सिखा देंगे, फ्रेंच सिखा देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, हमसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो हम अपनी बात इनसे कह पाएंगे और व्यापार में हम क्या हो पाएंगे, व्यापार में हमें ज्यादा समस्या यहाँ पर नहीं आएगी और राज करने में ज्यादा समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो एक यहाँ पर लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसको हम कहते हैं आंग्ल, जिसको हम कहते हैं प्राच्य या पाश्चात्य या फिर आंग्ल भाषा जो विवाद था, उसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। और मैकाले से कहा गया कि आप हमें उपाय बताओ या फिर आप हमें सुझाव दो कि हम कौन सी शिक्षा यहाँ पर लागू करें, प्राच्य करें या फिर पाश्चात्य करें। तो मैकाले ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इसको कहा जाता है मैकाले मिनट या मैकाले मिनट, इसको कहा जाता है, या फिर हम कहें मैकाले का स्मरण पत्र, इसको कहा जाता है। ये आया था 2 फरवरी 1835 को, ये आया है। और इसमें ये कहा गया, मैकाले ने ये कहा कि एशिया और अरब, एशिया और अरब का जितना भी साहित्य है वो सब साहित्य यूरोप के पूरे साहित्य की अलमारी के एक खाने के बराबर है। अर्थात कि एशिया और यूरोप का इतना भी साहित्य है वो साहित्य यूरोप के साहित्य के एक कोने के बराबर है या फिर कुछ किताबों के ही बराबर है। तो ये कहा गया कि हमें प्राच्य शिक्षाओं की अपेक्षा पाश्चात्य शिक्षा पर जोर देना है, ये लोगों को महान बनाएगा। ये यहाँ पर बात की गई, ये लोगों को क्या बनेगा, सभ्य बनाएगा, ये लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या करेगा, जीवन में क्या करेगा, गुणवत्ता प्रदान करेगा। तो पाश्चात्य शिक्षा को यहाँ पर लागू करने की बात यहाँ पर की गई। तो ध्यान रखना कि जो 1 लाख रुपए है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रावधान रखा गया। इसके बाद अधिनियम आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम में
1833 का जो चार्टर अधिनियम है, 1833 का चार्टर अधिनियम, तो 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि कंपनी जो 1813 में कहा गया था कि कंपनी अब चीन और चाय का व्यापार करेगी, उसको खत्म कर दिया गया। अर्थात 1813 के चार्टर अधिनियम में तो कंपनी के व्यापार को सीमित किया गया था। कई बार प्रश्न आता है कि किस चार्टर या फिर किस राजलेख के द्वारा कंपनी के व्यापार को सीमित कर दिया गया, तो 1813 पूरा खत्म नहीं किया गया था, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि कंपनी चीन और चाय के साथ तो व्यापार करेगी, तो व्यापार सीमित हो गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार क्या हुआ, यहाँ पर सीमित हुआ। 1833 के चार्टर में कह दिया गया कंपनी अब कोई व्यापार नहीं करेगी, कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, कंपनी कोई व्यापार यहाँ पर नहीं करेगी। कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त यहाँ पर कर दिया गया। और यहाँ पर जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से जो फोर्ट विलियम के प्रशासक को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, इसको 1833 के चार्टर द्वारा पूरे भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के शासन का क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। अर्थात पहले तो ये व्यक्ति केवल बंगाल पर नियंत्रण रखता था, अब ये क्या करेगा, पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित यहाँ पर करेगा। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यह पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे थे। और ये क्या बने, भारत के प्रथम वायसराय बने, सॉरी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगली बात यहाँ पर कंपनी या इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक विधि सचिव की भी नियुक्ति की गई, विधि सचिव की नियुक्ति की गई। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सलाह देगा कानूनी मामलों में, कानूनी मामलों में क्या देगा, सलाह देगा, इसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया कि कंपनी का अब कोई भी व्यापार यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। और तीसरी बात यहाँ पर कि विधि सचिव, यहाँ पर हम कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी है, इस कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, इसको क्या करेगा, कानूनी सलाह देगा। अगर हम इसको वर्तमान संविधान में देखें तो इसकी तुलना हम महान्यायवादी से कर सकते हैं। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, 76 में अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसका काम होता है भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना। अर्थात अगर भारत सरकार के ऊपर कोई केस किया जाता है तो भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में महान्यायवादी उपस्थित होगा, ना कि भारत सरकार। तो महान्यायवादी क्या है, विधि सचिव, यानी विधि सचिव मतलब विधि यानी कानून के मामले में सलाह देगा, इसका काम भी यही था। और जो विधि सचिव बने थे ये लॉर्ड मैकाले बने थे, लॉर्ड मैकाले, यही लॉर्ड मैकाले जो क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे उस कमेटी के, आंग्ल प्राच्य जो विवाद था उसके अध्यक्ष बने थे और 2 फरवरी 1835 को क्या दिया था, मैकाले मिनट ने प्रकाशित किया था, वही यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर ये बने। तो 3-4 चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं कि कंपनी के व्यापार को खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल को यहाँ पर बना दिया गया। एक बात यहाँ पर यह है कि 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा का अंत, कई बार प्रश्न आता है कि दास प्रथा का अंत कब किया गया, तो 1843 में। और कई बार प्रश्न आता है कि सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, उसका अंत किया गया, तो 1829 में। 1829 में सती प्रथा राजा राम मोहन राय की सहायता से, और 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, जबकि 1815 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, 1843 में दास प्रथा का अंत यहाँ पर किया गया।
तो 1833 के चार्टर के द्वारा ये विधियां यहाँ पर या ये प्रावधान यहाँ पर आए। अब आता है इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि 1853 का चार्टर अधिनियम जो है, पहले आया 1813 में, फिर आया 1833 में, फिर आया 1853 में, इसके बाद आएगा 1858 में भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर 20 वर्ष का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष का अंतर है, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति यहाँ पर हो गई थी। तो 1853 का चार्टर अधिनियम अगली क्लास में कुछ देर बाद होगा।